Welcome to you all to our YouTube channel. Today we are going to discuss another important poem of class 10th English literature. Before discussing that poem, I would request you to subscribe our YouTube channel so that you can watch all the informative videos. The name of the poem is Fire and Ice, and this poem is written by Robert Frost. In this poem, the poet has used two symbols, fire and ice. He says that fire can end the world. For the poet, fire stands for desire, lust, and violence. Desire has the same effect as the fire has. The fire of desire can be very harmful for the mankind. अब इस पोएम को हिंदी में समझ लेते हैं। इस पोएम में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दो सिंबल्स फायर एंड आइस यूज़ किए हैं। सबसे पहले वो फायर को अच्छे से डिस्कस करते हैं। पोएट कहते हैं कि फायर दुनिया को ख़त्म कर सकती है। पोएट के लिए फायर का मतलब डिजायर, लस्ट एंड वायलेंस। हम लोग डिजायर का मतलब यहाँ पर इच्छा है, और जो इच्छाएं हैं वो दुनिया को ख़त्म कर देती हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट। और डिजायर का भी वही इफेक्ट होता है जो फायर का होता है। जैसा कि हम जानते हैं फायर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, उसी प्रकार डिजायर भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। दुनिया में इंसान की बहुत ज़्यादा डिजायर्स होती हैं और वो अपनी डिजायर्स को पूरी करने के लिए डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। और आगे पोइट ने बताया है कि द फायर ऑफ डिजायर कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर द मैनकाइंड। और जो ये डिजायर की फायर है वो आदमी के लिए, मानवता के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, आदमी की डिजायर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, कंट्रीज़ की डिजायर बढ़ गई थी, इसीलिए इतने ज़्यादा लोग वर्ल्ड वॉर्स में मारे गए। तो यहाँ पर भी पोइट इस फायर सिंबल से यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि फायर मीन्स डिजायर, ये दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। नेक्स्ट, द पोएट नेक्स्ट सेज इफ द वर्ल्ड वर टू बी एंड ट्वाइस ice can do so. According to the poet, ice stands for hatred, coldness, and rigidity. Hatred has the same negative effect as the ice has. Desire and hate are the sins of mankind. Both fire and ice are the causes to kill mankind. आगे पोइट बताते हैं कि आइस भी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। और यहाँ पर पोइट ने बताया है कि अगर दुनिया को दो बार ख़त्म करना है तो दूसरी बार ख़त्म करना है तो आइस से ख़त्म हो सकती है। अब पोइट बताते हैं कि आइस का मतलब हेट्रेड यानी कि नफ़रत, आदमी की एक दूसरे के प्रति कोल्डनेस होती है और आदमी की एक दूसरे के प्रति रिजिडिटी होती है। यहाँ पर पोइट का कहने का भाव ये है कि हम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, एक दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार बहुत ज़्यादा सख्त होता है। और ये जो इंसान की इंसान के प्रति अंदर ही अंदर नफ़रत है वो भी एक किस्म से आइस की तरह यहाँ दिखाई गई है, जो कि मानवता को ख़त्म कर सकती है। आगे पोइट कहते हैं कि डिजायर और हेट ये मानवता के लिए क्या है, सिन है, ये पाप की तरह हैं। दोनों ही फायर और आइस ये मानवता को ख़त्म करने में मुख्य कारण बनते हैं। अब एक बार फिर से इस पोएम को देखें तो पोइट ने हमें यहाँ बताया है कि फायर और आइस दोनों ही मानवता को ख़त्म कर सकते हैं। फायर का मतलब यहाँ पर पोइट ने मेनली डिजायर से लिया है कि आदमी की इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, जो आदमी इच्छाओं को गलत तरीके से पूरा करने की कोशिश करता है वो मानवता के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित होता है तरीका। फिर उसके बाद पोइट ने दोबारा बताया है कि इंसान के प्रति बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है और ये नफ़रत की भावना भी इंसान को ख़त्म कर देती है। अब हम इस पोएम की राइमिंग स्कीम को देख लेते हैं। इस पोएम की राइमिंग स्कीम ए बी ए ए बी सी बी है। जैसा कि हमने पिछली पोएम में भी डिस्कस किया था कि राइमिंग स्कीम पोएम की निकालने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले पहली लाइन का हम लास्ट वर्ड देखते हैं, लास्ट वर्ड को हम ए का नाम दे देते हैं।
अगर सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड भी पहली लाइन के साथ राइम करता है तो ए दे देंगे उसको भी, और अगर डिफरेंट होता है तो उसको बी देंगे, और अगर थर्ड लाइन का दूसरी लाइन से मैच करता है तो बी देंगे उसको, और अगर पहली से मैच करता है तो ए देंगे। तो यहाँ पर इस पोएम में पहली लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो ए है, ए माना है हमने, और दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड बी माना है क्योंकि दोनों की राइमिंग डिफरेंट है, दोनों की लय अलग अलग है। और तीसरे और चौथे मीन्स तीसरी लाइन का लास्ट वर्ड और चौथी लाइन का लास्ट वर्ड की जो लय है वो पहली लाइन से मैच करती है, इसलिए ए उसको दिया है। और दूसरी लाइन और पांचवी लाइन की जो लास्ट वर्ड की लय है वो एक समान है, इसलिए उसको बी दे दिया। और सिक्स लाइन की जो राइम है, लय है, वो पहली और दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सबसे अलग है, इसलिए उसको सी नाम दे दिया। और उसके बाद वाली की जो राइमिंग है, जो लय है, वो बी के साथ मैच करती है, इसलिए इसको बी दे दिया। और फिर नेक्स्ट लाइन की राइमिंग है जो वो सिक्स लाइन के लास्ट वर्ड के साथ मैच करती है, इसलिए उसको सी का नाम दे दिया। और फाइनल लाइन के जो लास्ट वर्ड हैं उसकी मैचिंग सेकंड लाइन के लास्ट वर्ड से मैच करती है, इसलिए उसका नाम हमने बी रख दिया। तो ये ए बी सी बी, इस प्रकार हमारी इस पोएम की राइमिंग स्कीम हुई। अब अगर हम MCQs को बड़े ध्यान से देखें तो हम लोगों को अपना इस पोएम के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलती है, और जो स्टेंजा बेस्ड आपके MCQs आएंगे एग्ज़ाम में वो भी अच्छे से क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर विद? हेटेड, डिजायर, हॉट, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हमने जैसा कि पोएम में समरी को डिस्कस करते समय देखा था कि हेट्रेड को पोइट ने क्या माना था? आइस, और डिजायर को फायर से कंपेयर किया था। सेकेंड, नेम ऑफ द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहाँ पर जो पोइटिक डिवाइस है वो इमेजरी भी है और साथ के साथ में एलिट्रेशन भी है। अब यहाँ पर मेटाफर क्यों नहीं है? क्योंकि मेटाफर में हम डायरेक्ट किसी को किसी के साथ कंपेयर करते हैं। ही इज़ द लॉयन ऑफ आवर स्कूल। तो यहाँ पर लॉयन ऑफ आवर स्कूल एक बच्चे को दिखाया गया है, कंपेयर किया गया है, इसलिए वहाँ पर मेटाफर होगा, लेकिन ऐसा इस पोएम में कुछ भी नहीं है। और एलिट्रेशन की तरफ देखते हैं। एलिट्रेशन जैसे पिछली पोएम में भी हमने देखा था, तो अगर इसको ध्यान से देखें, सम से यहाँ पर एस मैच होते हैं, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है और साथ में इमेजरी है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रिक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। यहाँ पर हमें ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, हमने पहले इस लाइन को अच्छे से समझना होगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रिक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्शन के बाद अपना जो है नेक्स्ट सिचुएशन शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर बगैर पॉज के सिचुएशन को कंटिन्यू किया गया है, और ऐसी सिचुएशन में जो फिगर ऑफ स्पीच आएगा वो एंजम्बमेंट फिगर ऑफ स्पीच आता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी। क्यों? क्योंकि हमने देखा था मेटाफर, हमने पिछले क्वेश्चन में जाना था कि क्या होता है, एलिट्रेशन भी हमने जाना था कि क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है हिंदी में मानवीयकरण। तो किसी भी वस्तु को जब हम आदमी के, इंसान के समान, इंसान के पैरेलल रखते हैं तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज होता है। जैसे कि द मून इज़ डांसिंग, मून को डांस करते हुए दिखाया है, तो ऐसी सिचुएशन में पर्सोनिफिकेशन आया करता है, लेकिन यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन वाली सिचुएशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर हैज़ द पोइट यूज्ड पर्सोनिफिकेशन? पोइट ने इस पोएम के अंदर पर्सोनिफिकेशन कहाँ यूज किया है? तो पर्सोनिफिकेशन फायर एंड आइस में यूज किया है, इसलिए आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर भी हमने देखा, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, तो यहाँ पर फायर को और आइस को इस प्रकार से दिखाया है जैसे आदमी की कोई हरकत होती है, आदमी की कोई एक्टिविटी होती है, इंसान की एक्टिविटी
को यहाँ पर फायर एंड आइस के थ्रू दिखाया है, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज होगा। पर्सोनिफिकेशन भी एक फिगर ऑफ स्पीच में से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ पेरिस इज, पेरिस का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, मर जाना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी डाई विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड स्पाइस इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिस द सेकेंड टाइम। ये कहता है अगर दुनिया को दोबारा ख़त्म होना हो तो क्या चीज़ है, क्या वस्तु है जिसके कारण दुनिया दोबारा ख़त्म हो सकती है इस पोएम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आइस इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? जैसा कि पोइट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये बताया था फर्स्ट स्टेंजा में कि अगर दुनिया को ख़त्म करना है तो फायर ख़त्म कर सकती है, और सेकंड स्टेंजा में बताया था कि अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म करना है तो आइस दुनिया को दोबारा ख़त्म कर सकती है। व्हाट वुड बी द बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ। पोइट ने यहाँ पर बताया है कि बेटर ऑप्शन क्या होगा अगर दुनिया को ख़त्म करना है। तो यहाँ पर फायर से भी दुनिया ख़त्म हो सकती है और आइस से भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि बेटर ऑप्शन दुनिया को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले पोइट ने फायर बताया था और उसके बाद दूसरा आइस बताया था। तो सबसे पहले पोइट ने फायर बताया था। क्यों? क्योंकि अगर पिछला क्वेश्चन भी ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि अगर दुनिया को दोबारा ख़त्म करना है तो आइस ख़त्म करेगी, अगर दुनिया को अच्छे से ख़त्म करना है तो सबसे पहले पोइट ने फायर का जिक्र किया था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज आइस सिम्बोलाइज। आइस का मतलब यहाँ पर क्या सिम्बोलाइज किया है पोइट ने? लव, हेट्रेड, वायलेंट डिजायर, केयर। तो यहाँ पर पोइट ने आइस को हेट्रेड माना है, जो कि नफरत होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट विल एंड वन डे। पोइट के अकॉर्डिंग क्या है जो कि एक दिन ख़त्म होगा? फायर, आइस, बोथ ए एंड बी एंड द वर्ल्ड। पोइट ने बताया था कि फायर के माध्यम से दुनिया ख़त्म होगी अगर पहली बार ख़त्म करनी है तो, अगर दुनिया दोबारा ख़त्म करनी है तो आइस के माध्यम से ख़त्म होगी, और ख़त्म क्या करना है? दुनिया को ख़त्म करना है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी द वर्ल्ड विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट, व्हाट इज़ द, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम। इस पोएम के पोइट का नाम क्या है? फायर एंड आइस का इस पोएम के पोइट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। जैसा कि हमने देखा क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस की जो फर्स्ट 2 पोएम्स हैं, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, ये दोनों ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई हैं। आशा करता हूँ कि आपने इस पोएम को बड़े ध्यान से सुना होगा और आप अपनी नोटबुक में सारे ये नोट्स प्रिपेयर करेंगे, जिससे कि आपके लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस व स्टेंजा बेस्ड MCQs अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स।